बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंटर ऑफ मास एंड मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास एक्चुअली पूरी बॉडी के अंदर ये एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है, यानी फर्जी पॉइंट होता है, लेकिन होता है वहाँ पर पूरी बॉडी के अंदर कि जिस पॉइंट के ऊपर पूरी बॉडी का वेट एक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते होते हैं समटाइम कि एक बुक या एक दस्ता उठा लें, हम उसको एक उंगली के ऊपर स्टेबल कर लेते हैं, तो जस्ट जिस पॉइंट पे वो हमारी फिंगर टच है उसके साथ, और वो जो बॉडी है ऊपर या जो पेज है या जो कह लें बुक है वो स्टेबल है, तो वो पूरी बुक का सेंटर ऑफ मास है। यानी पूरी बुक जो है उसका जो वेट है वो उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास मालूम किया गया है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पॉइंट पर है, यहाँ पर, ये जो दरम्यान में इसके पॉइंट नज़र आ रहा है। क्या होता है कि हम बॉडी को हैंग कर देते हैं, और यहाँ पे पहले हैंग किया तो उसने एक उसके साथ कोई रस्सी लेके या धागा लेके उसके साथ नीचे एक वेट बांधा हुआ है। ठीक, तो उसने क्या किया, उसको सीधा उससे नीचे टिका दिया, फिर उस बॉडी को थोड़ा रोटेट किया, और फिर उसके बाद उसके वही धागा उसके साथ जहाँ पे वो पहले वाला था उसके ऊपर लाइन लगा दी सीधी, वहाँ पे सीधी लाइन लगा दी पहले, और उसके बाद जो दूसरा था ये पहले लाइन लगी हुई है, और उसके बाद दूसरी जो लाइन जहाँ पे वो आपस में मिलती है वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास होता है। और अगर हम फ्रीली किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, घुमाते हैं, फ्रीली घुमा के छोड़ दें, तो वो हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास के गिर्द ही वो घूम रही हो। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, और फर्ज करिए ये बॉडी है, उसके अंदर ये पार्टिकल है, तो यहाँ पर ये जो है फिर उसका सेंटर ऑफ मास, ये वाला उसका सेंटर ऑफ मास है जिसके गिर्द पूरी बॉडी घूम रही है। इसको मालूम करने का ये तरीका होता है कि समेशन MI/RI, जैसे ये पहला पार्टिकल M1, उसका जो ओरिजिन से उस पॉइंट तक की जो पोजीशन है उसको R1 कहें, दूसरा M2 और उसकी जो पोजीशन है वो R2, इस तरह से एंड सो ऑन चलते गए। आखिरी जो पॉइंट था वो MN था, और उसका जो पोजीशन वेक्टर था वो RN था। तो यहाँ पे इसका फिर क्या बन गया, ये जो है ये सेंटर ऑफ मास है उसका यहाँ पर, और ये हाइपोथेटिकली उसने को कहा गया, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी के मटेरियल के अंदर ही हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लास है, ग्लास का सेंटर ऑफ मास जो है वो मटेरियल से बाहर होता है, यहाँ पे कहीं है, पूरे ग्लास में, ग्लास की जो फ्री स्पेस है उसमें जाके कहीं उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो आता है। तो इसको इसलिए हम हाइपोथेटिकल पॉइंट कहते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसको मालूम करने का, सेंटर ऑफ मास मालूम करने का समेशन MI/RI ओवर समेशन MI। इसी तरह से अगर हम उसकी उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मालूम करें तो जस्ट हम उसको डेरिवेटिव मालूम कर लेंगे उसका, और डेरिवेटिव चूँकि हम कहते हैं कि R डॉट के साथ हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं, तो यहाँ पर जो ऊपर इसके डॉट डाला गया और यहाँ भी इसके ऊपर डॉट आ गया। जब हम एक और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ भी क्या हो गया, R डबल डॉट आ गया। तो इस तरह से जो सेंटर ऑफ मास, इसके बाद है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी एग्जामाइंड बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे हम जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हमारे सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑलमोस्ट रेस्ट में होगा, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। और दूसरी बात है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स, इफ़ देयर इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स, द सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड अकॉर्डिंग टू F इक्वल टू MA, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की जो है मोशन वो लीनियर है, या वो इस रूल के तहत एक्ट करेगी। इसके बाद है बेसिकली द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट, चूँकि वो एक पॉइंट है और पॉइंट सिंपल मूव करेगा। ये वाला चौथा पॉइंट इसका बड़ा अहम है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन द एयर, different parts of the object can follow quite a complicated path, but the center of mass will follow parabola, यानी वो इधर ही मूव करेगा। इसकी मैं एक इमेज दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने डाउनलोड की है कुछ। ये है कि अब इसमें ये जो सेंटर ऑफ मास है, इसने एक बैट फेंका है, तो बाकी पार्ट
मूव डिफरेंट पार्ट के साथ मूव कर रहे हैं, डिफरेंट तरह उसकी जो मोशन है, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है इसके अंदर जो ब्लैक डॉट है वो सेंटर ऑफ मास है, वो एक पैराबोलाइड शेप में ही मूव कर रहा है। इसी तरह से पांचवा है इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सप्लोज, अगर कोई बम है वो फट जाता है तो उसका हर टुकड़ा वो अलग अलग हो जाता है और वो उसका सेंटर ऑफ मास, अगर दो बॉडीज है ना इस तरह से, एक बॉडी है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, अगर इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया जाए, दो हिस्सों में तोड़ दे, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अलग अलग हो जाएगा और वो अपने अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। इससे नेक्स्ट जो थ्रू आउट हमारा टॉपिक चलना है वो है सेंटर ऑफ मास एंड मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज अ प्रॉपर्टी which depend upon its mass and shape and determine its behavior in the rotational motion। rotational motion के अंदर उसका behavior कैसा होगा? In rotational motion the moment of inertia plays the same role as the mass of the linear motion। तो जो इसमें रोटेशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका यही बिहेव होगा और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है वो है md²। md² उसका मास, सिस्टम का मास कितना है, और d वो जिस पॉइंट के, जिस लाइन के अबाउट या जिस पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है उसके सेंटर ऑफ मास से उस लाइन तक का जो फासला है वो d कहलाएगा। और अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स है, तो हर एक पार्टिकल का हम अलग अलग मालूम करके उसको फिर ऐड कर देंगे। मतलब अगर इस मास का मालूम करें तो ये r1 फासले पे घूम रहा सेंटर ऑफ मास से, ये पार्टिकल का r2 है, ये इसका rc है, ये वाले सारे जो घूम रहे हैं इनका फिर अलग अलग हम मालूम करके इनको ऐड कर लेंगे। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का मालूम करें तो x का m y(z)² आएगा। ये फार्मूलाज हैं, इसको ऐसे ही याद कर लें। वैसे इनके प्रूफ हैं लेकिन यहाँ पे हमारे सिस्टम में चूँकि इसके जो प्रूफ है वो शामिल नहीं है। और ix(y) का आएगा, i(y)x, और इन पॉइंट्स अगर इन प्लेन्स के अबाउट जो प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जस्ट इतना याद रखें आप।